So good morning class once again. This time I am taking your next topic and I have left the topic in my last lecture and the topic was digestion. So now I will continue that lecture with you, and the topic I was taking was nutrition in human beings, and we were reading about digestion, and we had left the digestion at the next page, and the page was at we had left the digestion from the liver. So now we will cover up the next part of this topic. So यहाँ पे डाइजेशन जहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही थी वो लीवर में थी. लीवर में मैंने आपको बताया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो रहे थे. सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में. तो पैनक्रियाटिक जूस जो है इट इज़ सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास. पैनक्रियास सिक्रेट करते हैं और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेस प्रोड्यूस करते हैं जो ऑलमोस्ट 1/3 आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस. ये यहाँ पर दिया भी है, मैं जूम करके और बताता हूँ आपको कि ये फ्रक्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस का कंसेप्ट यहाँ पर दिया है आपका, फ्रक्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस. उसके बाद एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन. कीमोट्रिप्सिन, जो कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन है ये कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में. ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं. तो पैनक्रियाज में सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस में. माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस के साथ साथ जो दो एंजाइम्स हो रहे हैं, कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फर्दर मेन जो हमारे कंपोनेंट्स थे उनको, जो प्रोटीन थे उनको पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस को कन्वर्ट करते हैं पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में. फिर पैनक्रियाटिक लिपेस आता है. पैनक्रियाटिक लिपेस डाइजेशन में हेल्प करता है. ये ऑलमोस्ट 2/3 फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. एंड इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द बाइल, और इसको एक्टिवेट करने के लिए जो रोल प्ले करता है वो करता है बाइल. सो यहाँ पर हमने देखा कि पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हमारे 3 टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स थे, जैसे हमारे फैट्स आ गया जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो मेन हमारे कंपोनेंट्स थे प्रोटीन के, पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं. और जो सिंपलर शुगर्स थी वो माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स थी. बात करेंगे अब इलियम की. इलियम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इलियम मीट्स विद इंटेस्टिनल जूसेस. इलियम मीट करता है इंटेस्टिनल जूसेस में. अब कहाँ पर करता है, कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ये यहाँ पर मीट करता है इंटेस्टिनल जूसेस में, जो सिक्रीट करते हैं हमारे ये सिक्रीट करने का जो मेन पार्ट होता है वो इंटेस्टिनल वॉल सिक्रीट करती हैं. ठीक है, इंटेस्टिनल वॉल सिक्रीट करती हैं, और इंटेस्टिनल वॉल सिक्रीट करती हैं, पहला इंटेस्टिनल अमाइलेस होता है. इंटेस्टिनल अमाइलेस जो बाकी के बचे हुए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में. जैसे अब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया सिंपल शुगर्स में, और इसमें कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माल्टेस. माल्टेस जो होता है वो माल्टोस को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में. सुक्रेस जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है सुक्रोस को फ्रक्टोस में. और लैक्टोस जो है वो लैक्टोस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोस में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेस. ठीक है, और इंटेस्टिनल लिपेस जो है वो बाद में फर्दर डाइजेस्ट करता रहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ 1/3 ऑफ फैट्स. तो 1/3 ऑफ फैट्स वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं. फिर फर्दर पेप्टिडेस जो है, पेप्टिडेस पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स को हाइड्रोलाइज करेगा, और यहाँ पर हमारे प्रोटीन्स की भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम चीज़ें जो हमारी डाइजेशन होती हैं वो होती हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेस, पैनक्रियाटिक पोर्शन में, और पैनक्रियाटिक के बाद इलियम के पोर्शन में. पैनक्रियाटिक के पोर्शन में यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेस रिलीज़ होता है, जो क्या करता है हमारे सिंपलर शुगर्स को, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को हमारे लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस में कन्वर्ट करता है. ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस को कन्वर्ट कर देता है
पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में। फिर जो पैनक्रियाटिक लिपेस है, पैनक्रियाटिक लिपेस ऑलमोस्ट जो बचे हुए 2/3 ऑफ फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और ग्लिसरॉल में, और ये एक्टिवेट होते हैं हमारे बाइल जूस से। उसके बाद इलियम का जो पोर्शन है, इलियम यहाँ पर क्या करता है, एक इंटेस्टिनल अमाइलेस रिलीज़ करता है। इंटेस्टिनल अमाइलेस 1/3 ऑफ स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करता है। जैसे माल्टेस जो है वो माल्टोस को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। उसके बाद सुक्रेस जो है वो भी सुक्रोज को फ्रक्टोस और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और जो था लैक्टेस था वो लैक्टोस और ग्लूकोस, लैक्टोस को ग्लूकोस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लैक्टोस में कर देगा। और बची जो बात रहेगी इंटेस्टिनल लिपेस, वो फर्दर डाइजेस्ट कर देगा जो 1/3 हमारे फैट्स होंगे उनको फैटी एसिड्स में, और जो पेप्टिडेज है वो हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। और अब ये फुली डाइजेस्टेड एल्कलाइन फूड जो है इलियम से, इलियम के पार्ट में जो होता है इसको हम बोलते हैं काइल। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे, चाइल बोलते हैं इसको हम। अब हम बात करेंगे थर्ड पोर्शन। तो हमने पढ़ा पहला इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड आवर माउथ। सेकंड था डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर आया एब्जॉर्प्शन। अब जो चाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है, जहाँ पर वो ब्लड और लिम्फ तक पहुँचने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये मेनली जो प्रोसेस है वो हमारे कौन से पोर्शन में होती है, ये हमारे होती है विलाइज में। ठीक है, ये विलाइज में होती हैं। विलाइज क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमारे इलियम में होते हैं। ठीक है, सो इलियम में ही एब्जॉर्प्शन होना भी स्टार्ट होती है, और इलियम में छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम विलाई बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा डायग्राम में भी शो कर देता हूँ। विलाइज आपको यहाँ पर भी बने होंगे। सो ये इलियम का पोर्शन है, इलियम का पोर्शन यहाँ पर मार्क करा हुआ है, और इलियम के साथ ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने सर्कल किया है, ये विलाइज होते हैं। ठीक है, सो विलाइज के बाद हम फर्दर मूव करेंगे आगे जो हम पढ़ रहे थे। सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये विलाइज जो होते हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया, इनमें ब्लड कैपिलरीज बड़ी सारी होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के साथ लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। और ये विलाई जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज नंबर सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और ये लार्ज सरफेस होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और ये फिर डाइजेस्टेड फूड बाद में ब्लड में जाता है। तो एब्जॉर्प्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ पास्ड थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें खाने के जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में पास हो जाते हैं, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते हैं। ठीक है, सो ये ब्लड में जाने के बाद इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब आएगा एसिमिलेशन, फोर्थ पार्ट है। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। सो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ा सबस्टांस बनाती हैं, इन विच सिंपलर सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। सो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को हमारे बॉडी के हर पार्ट तक जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, और हमारे बॉडी के सेल्स में ये सब इकट्ठे होना स्टार्ट होते हैं। तो इस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी रिलीज़ होने के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा से रीसिंथेसाइज होती हैं। उन्हीं में एक चीज़ जो है वो है हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स टूट ज़रूर जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स के जो सिंपलर सबस्टांसेस होते हैं वो दोबारा से जुड़ के कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बना लेते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो एसिमिलेशन, रिकॉम्बिनेशन। और ये रिकॉम्बिनेशन क्यों होती है ज़रूरी, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ की ज़रूरत होती है, रिपेयर की ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में कौन करता है, एसिमिलेशन। ठीक है, सो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्टीन्यूसली कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन में, और इससे बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सब इसकी वजह से ही होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स हमें जो मिलते हैं वो रीयूनाइट होते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन्स में रीयूनाइट होने के बाद अमीनो एसिड्स बाद में जाके प्रोटीन बनाते हैं। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जब जुड़ती हैं और एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनाती हैं उसको आप बोलते हो एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को आप एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हो। सो यहाँ पे ब्लड ने जो भी डाइजेस्टिव और डिज़ोल्व खाना था वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाया, जहाँ पर ये एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मतलब इकट्ठा होता है बॉडी सेल्स में, और ये फिर डाइजेस्टेड फूड
इकट्ठा होता है ताकि वो एनर्जी रिलीज़ करे और दोबारा से सिंथेसाइज करे, रीसिंथेसाइज करे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ताकि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इसको आप बोलते हो असिमिलेशन। और इसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स में, ताकि ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करें जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अमीनो एसिड्स इस तरह से हमें प्रोटीन से मिलते हैं, जो दोबारा से दोबारा अमीनो एसिड्स बनने के बाद प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल चलता है। फिर हम फर्दर बात करेंगे इजेशन की। सो इजेशन ये वो पार्ट है जिसमें हमारा जो खाना हमें नहीं पचता है वो इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कोलॉन्स होते हैं। आपको मैंने कल बताया भी थे, कोलॉन्स आप देख रहे हो, बड़े बड़े छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, और ये कोलॉन्स जो होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को अनडाइजेस्टेड फूड से, और अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अब फूड यहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस सेमी सॉलिड फूड को बाद में ये दोबारा ट्रांसफ़र करा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो रेक्टम बोला जाता है। तो जैसा आपने देखा इलियम से खाना कहाँ गया, कोलॉन में, कोलॉन से गया रेक्टम में, और रेक्टम में ये खाना कुछ देर तक स्टोर रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड की बात कर रहा हूँ मैं। और रेगुलर इंटरवल्स में ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता जाता है थ्रू द एनस एज फेसिस, जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है। सो इस तरीके से फेसिस जो अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में होता है, और जिस प्रोसेस से हमारे खाने पेट में से रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। सो ये कंप्लीट प्रोसेस थी डाइजेशन की, हमारे जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स की मैं आपको जैसा बता चुका हूँ कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हमें मिलते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस थी। 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जैसे मैंने आपको बोला होता, मैं नेक्स्ट टॉपिक भी ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा आज, अगर होता है तो। सो इसके लिए मैंने आपको बताया है, हम बात करेंगे आज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। हमने हायर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग की बात कर ली, पर देखेंगे अब लोअर ऑर्गेनिजम्स अमीबा में ये कैसे होता है। सो अमीबा आप जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस और हॉलिजोइक न्यूट्रिशन है, ये भी सॉलिड फूड को लेता है थ्रू इट्स माउथ। ओमनीवोरस वो मोड होता है जिसमें मतलब आप कह सकते हो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों प्रोडक्ट्स को खाया जाता है। सो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये मैक्सिमम बैक्टीरिया को खाता है, पैरामीशियम को खाता है, एल्गी जो एक प्लांट की टाइप है उसको भी खाता है, डायटम्स को खाता है, और ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। सो इसका जो मोड होता है, जिस मोड से खाना लेता है, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हो, जिसमें सेल से फीडिंग होती है, उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। सो ये अमीबा का इंट्रोडक्शन थी। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, काफ़ी छोटा होता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओमनीवोरस होता है, और ओमनीवोरस होने के साथ साथ ये हॉलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, जिसमें ये सॉलिड फूड अपने बॉडी के सेल से लेता है, तो इसीलिए इसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। इसकी प्रोसेस में भी ऑब्वियसली 4-5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो हम इंजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना खाना बनाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि अमीबा ने पहला इंजेशन का काम करना है, तो इंजेशन के लिए उसको माउथ बनाना पड़ेगा। सो अमीबा का कोई माउथ नहीं होता है, तो खाना कहीं पर भी माउथ बन के एब्जॉर्ब करा जा सकता है अमीबा में। सो ये क्या करता है, अपनी एडवांसिंग स्टेज बनाता है, मतलब एडवांस करता है, खाने के पास जाता है और मूव करता है अपने सीडोपोडिया से। और ये जो मोड है इसका इंजेक्शन का, इसको सर्कम्वलेशन बोला जाता है। इस सर्कम्वलेशन में जो सीडोपोडिया होता है वो एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड का मतलब बढ़ता है, और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सीडोपोडिया बढ़ गया है, और आप देख रहे हो यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ये। सो एक कप लाइक स्ट्रक्चर इसका बनाया, और देख रहे हो आप खाना भी अमीबा ने फूड को अपने कप लाइक स्ट्रक्चर में ले लिया। इस प्रोसेस को हम सर्कम्वलेशन बोलते हैं, जो इंजेक्शन की एक टाइप है, और इसको फूड कप बोला जाता है। और ये जो ओपनिंग होती है फूड की, ये नैरोअर और नैरोअर होती है, मतलब पतली पतली काफ़ी ज़्यादा थिन होना स्टार्ट होती है, और एक टाइम पे पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। जब पूरी तरह से क्लोज हो जाता है तो आप देखोगे खाने को अमीबा पूरे तरीके से कवर कर देता है, जैसा इस डायग्राम में दिया है। ठीक है, जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ अभी आपके इसके लिए। ये जो पोर्शन है इसमें आप देख रहे हो खाने को पूरे तरीके से कवर कर दिया है, और एंजाइम एंट्री स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट प्रोसेस थी इंजेक्शन, जिसमें अमीबा कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और फूड को एब्जॉर्ब करता है। फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा क्या करता है,
उसको पूरे तरीके से कवर कर देता है, और सीडोपोडिया से मूव करने के बाद कप को भी अपने जो माउथ में उसने कप बनाया था उसको बंद कर देता है। फर्दर बात करेंगे सेकंड जो है डाइजेशन की। और डाइजेशन में क्या होता है, अमीबा के बॉडी में फूड वैक्यूल्स होते हैं, जैसा आप जानते हो। फूड वैक्यूल से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और ये एंजाइम्स खाने को, अपने साइटोप्लाज्म को पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं फूड वैक्यूल को, और उस फूड को सॉल्युबल और सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस तरीके से अमीबा में डाइजेशन भी यहाँ पर होती है, ठीक है। और इससे जो अमीबा का जो सॉलिड फूड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है। सो ये एक प्रोसेस थी, और प्रोसेस में सिर्फ फूड वैक्यूल रोल प्ले करेगा। फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को पूरे तरीके से क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे सेकंड डायग्राम आप देख रहे हो बी पोर्शन में, यहाँ पे डाइजेशन हो रही है। थर्ड हम मूव करेंगे एब्जॉर्प्शन में। सो अब एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं, सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब खाना पूरे तरीके से डिफ्यूजिबल फॉर्म में बन गया, और डिफ्यूजिबल फॉर्म में बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर ये वैक्यूल्स में साइटोप्लाज्म में ये खाना डिफ्यूज़ हो जाता है। साइटोप्लाज्म में इतने कंटेंट होते हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़ होने के बाद पूरे बॉडी पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमिंग मोशन। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रीमिंग मोशन, यहाँ पे आप देख रहे हो खाना पूरे तरीके से डिफ्यूज़ हो रहा है, सी पार्ट में डिफ्यूज़ हो रहा है। आप देख रहे हो एरोज़ जो हैं, इससे ये पता चलता है खाना पूरे हर बॉडी पार्ट तक पहुँचेगा इसके, और इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहा जाता है। सर्कमफिलेशन में क्या होता है, खाना किस तरीके से माउथ में लिया जाता है, और जब खाना हर बॉडी पार्ट तक पहुँचता है उसको साइक्लोसिस बोला जाता है। तो इसकी वजह से जो खाने का साइज़ होता है फूड वैक्यूल का, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो इंक्रीज़ कब होता है फूड वैक्यूल का साइज़, ये तब होता है जब खाना अमीबा लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और अमीबा जब खाना बॉडी के अंदर लेता है तो उस टाइम पे इसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ता है, और बाद में जाके जब ये खाने को एब्जॉर्ब कर देता है, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उस टाइम पे फूड वैक्यूल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। सो फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में अब खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच मोस्ट ऑफ द सिंपलर न्यूट्रिएंट्स आर कंबाइंड टू रीसिंथेसाइज। और इसी के केस में क्या होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एक और चीज़ करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, रीसिंथेसाइज होते हैं, दोबारा से जुड़ते हैं, और अमीबा की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते आपका प्रॉपर खाना जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो आपको और खाना पड़ता है, ये नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में भी यही है, और अमीबा में भी यही है। आप देख रहे हो एक चीज़ की, हर किसी में असिमिलेशन ज़रूर होगी, पुराना खाना जो होगा वो दोबारा से जुड़ेगा, और वही खाना यूटिलाइज होगा, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ में हेल्प ज़रूर करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट इजेशन की। सो अमीबा का कोई एनस नहीं होता है। सो अमीबा को जनरल बॉडी सरफेस से ही खाने को रिलीज़ भी करना होता है। सो जैसे ही खाना एब्जॉर्ब होगा फूड वैक्यूल में, सो यहाँ पे सिर्फ ये प्रोसेस होगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हैवियर होता है साइटोप्लाज्म में। तो जब अमीबा मूव करता है, सो खाना उसकी बॉडी में पीछे ही रह जाता है, और बाहर वहाँ पे सेल वॉल हल्की सी बर्स्ट होती है, और वहाँ से खाना बाहर निकल जाता है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट में कप लाइक कैविटी बनी हुई है, और कप लाइक कैविटी से अमीबा खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है इन द, और दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस में जो फूड वैक्यूल्स हो रहे हैं वो एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे खाना डिफ्यूजिबल फॉर्म में बन रहा है, और प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो गया। और डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना जो था हर पार्ट में एब्जॉर्ब हुआ। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब ये खाने में ऑक्सीडेशन हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई, लेकिन कुछ सबस्टांस ऐसे थे जो दोबारा से कंबाइन होकर उसने वो प्रोडक्ट बना लिया, जिससे अमीबा की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। और लास्ट में जब और यहाँ पर फूड वैक्यूल का साइज़ भी डिक्रीज़ हुआ, और लास्ट में जो है इजेशन होती है। इजेशन ये होता है जिसमें अनवांटेड सबस्टांस काफ़ी हैवी हो जाता है अमीबा की बॉडी में, तो वो रिलीज़ हो जाता है। सो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आपके मैंने आज ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। हमने डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, जो ह्यूमन बींग में होता है, और डाइजेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अमीबा, वो भी हमने पढ़ा। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। सो हैव अ नाइस डे एट क्लास।